हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सीजीपीएससी के लिए भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। पिछले कुछ दिनों में मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, इसलिए मैं 2 या 3 दिनों से पिछले बेसिकली फ्राइडे और सैटरडे को क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। बट फिर से आई एम बैक इन टाउन, सो हम फिर से अपलोड करना रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट हम लोग बहुत जल्दी एक और नई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मेंस आंसर राइटिंग। बहुत सारे लोग अभी प्रिमिटिव स्टेजेस पे हैं। यदि आप अभी से ही आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप अगली साल के लिए मेंस के लिए बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा आप आंसर लिखने के लिए परिपूर्ण हो जाएंगे। पहली चीज, यदि कोई इस बार मेंस दे रहा है तो उन लोगों के लिए तो मेंस आंसर राइटिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो बहुत ही जल्दी हम वो वाले वीडियोस भी जहां हम डेली एक छोटा एक बड़ा या डिपेंडिंग ऑन द टाइम 1 या 2 आंसर्स को हम डेली बेसिस में लिखेंगे, किन किन तरीकों से लिख सकते हैं ये भी समझेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी वाला वर्जन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद एक और मृदा में ही जो इंडियन सॉइल है उसके बारे में भी ये एक और वीडियो रहेगा इसी टॉपिक पर। तो शुरुआत करते हैं अपन सॉइल के बारे में। हिंदी में इसे मिट्टी या मृदा भी कहा जाता है। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके बारे में समझेंगे अपन, और डिटेल में हम लोग इस के सारे टाइप्स और जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी समझेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें मृदा की यानी सॉइल की, तो ये सॉइल होता क्या है। आसान शब्दों में यदि हम समझें तो होता क्या है कि जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ से क्या हुआ, पत्थर जो हैं नदियों के माध्यम से नीचे आए, और ये जो पत्थर हैं ये पत्थर क्या हुआ, यहां पर बहुत सारे संसाधनों की वजह से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेदरिंग और इरोजन, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो पत्थर रहता है ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। ये धीरे धीरे समय के साथ ये पत्थर ऐसा होगा, थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा होगा, यानी बहुत सारे बनते जाएंगे, और उसके बाद बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं। और इस फाइन पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, पत्थर के जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं उसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल, जब हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं यानी कि जैविक जैविक तत्व, जैविक पदार्थ, यानी कि जो बेसिकली पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स या कोई भी कीड़े मकोड़े, जब ये जीव मर जाते हैं और सॉइल में वापस से मिल जाते हैं, उससे क्या होता है, सॉइल की जो उपजाऊ नेचर रहता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है बहुत ज्यादा बढ़ती है, और इसी से क्या होता है, सॉइल उपजाऊ बनती है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ज्यादा ऐड होती है। इन शॉर्ट यदि हम समझें तो मृदा क्या है, मृदा क्या है, बड़े बड़े पत्थरों से जो मलबा बनता है उसके फाइनर पार्टिकल्स और बहुत सारे जैविक तत्वों से मिलकर जो एक फाइन मिक्सचर बनती है, उसी को हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम सॉइल देखें तो किन किन कारणों से सॉइल जो है प्रभावित होती है। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो वो होगा रिलीफ, या तो इसे कहा जाता है उच्चवच या कितनी ऊंचाई है। सिंपल तौर पर आप देखो, जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, तो इस पहाड़ में क्या होगा, यहां पर जो ढाल है बहुत ज्यादा है, तो यदि यहां पर आप देखो कोई भी पत्थर रहेगा तो क्या ये एक लंबे समय तक रह पाएगा इस ढाल में, कभी भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी कि ग्रेविटी के नाम से ये नीचे आएगा। और इसी वजह से यहां पर जब ये टूटता भी है छोटे छोटे पदार्थों में, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा बारीक नहीं हो पाएगा और बहुत मोटी सतह नहीं बन पाएगी, एक या मैक्सिमम 2 लेयर ही बन पाएगी। इसी वजह से यदि आप देखोगे तो जहां पर ज्यादा ढलान वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो सॉइल बनती है
वो कैसी रहेगी, वो पतली रहेगी, यानी कि उसकी जो डेप्थ रहेगी वो कम रहेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, सॉइल अलग अलग परतों में होती है, लेयर्स में होती है, तो यदि ढलान में रहेगी तो ज्यादा परत नहीं बन पाएगी, क्योंकि मिट्टी बनने के लिए जो समय चाहिए, जब एक के बाद परतें जमा होती है, वो समय यहां नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसी पहाड़ी इलाकों में जो लेयर्स रहेंगी वो बहुत ज्यादा कम रहेंगी। ये बात समझ में आती है। इसके अलावा यदि हम देखें प्लेन क्षेत्रों में, यदि इसके विपरीत, यदि एक प्लेन क्षेत्र है तो यहां पर कोई पत्थर आता है तो इसे क्या होता है, यहां पर टूटने का समय मिलता है, यहां पर यह स्थिर एक ही जगह में रहता है। इसी वजह से आप समय के साथ देखोगे तो ये जो यहां की जो मिट्टी रहती है वो अलग अलग परतों में बनती है, एक बहुत ही मोटी सी लेयर बनती है, अनेक लेयर बनती है। इसी वजह से प्लेन एरिया में जो क्या रहेगी, जो लेयर्स रहेगी मिट्टी की, वो क्या रहेगी, मोटी रहेगी। सबसे पहले ज्यादा अधिक लेयर रहेगी, पहली चीज। और जो सॉइल रहेगी ये क्या रहेगी, ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहेगी, यानी कि बहुत ही निर्धारित तरीके जो सॉइल होती है। आगे हम पढ़ेंगे सॉइल के मुख्यतः 3 लेयर्स होती है, तो ये तीनों लेयर्स के जो सॉइल रहेंगे ये बिल्कुल अच्छे से फॉर्म रहेगी, और जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वैसे आपको प्लेन एरिया में मिलेगी। तो एक अच्छे समय में रहने की वजह से रिलीफ क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है सॉइल के डेवलपमेंट में, पहली चीज। दूसरा, यदि हम बात करते हैं तो किस चट्टान से वो बनी है, यानी कि जो ओरिजिनल जो रॉक मटेरियल है वो कौन सा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बात समझो आप, सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, बड़े चट्टानों को छोटे छोटे चट्टानों में तोड़ रहे हैं, और ये छोटे चट्टान और ज्यादा बारीक में टूट रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिट्टी बन रही है। तो ये जो चट्टान, ये जो पत्थर किस मटेरियल से बना रहेगा, यही मटेरियल जो आगे मिट्टी बनेगी, सॉइल बनेगी, वो भी इसी मटेरियल की होगी। यही बात है। इसी वजह से यदि आप देखोगे, जैसे एक सॉइल आगे हम पढ़ेंगे, रेड एंड येलो सॉइल, ये जो मिट्टी रहती है ये रेड और येलो किस लिए रहती है, क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से आप देखोगे, ये आयरन कहां से आया भैया, ये आयरन जो आया है, ये जो रॉक्स जिससे मिट्टी बनी उसी से तो ही आया। तो इसी वजह से आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये जो भारत का जो मैप है, ये भारत के मैप में मुख्यतः जो पूरा का पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू रहता है, वो सबसे पहले किससे बना है, वहां पर मुख्यतः रेड एंड येलो सॉइल रहती है, क्योंकि यहां पर जो ग्रेनाइट है और जेनेसिस है, ग्रेनाइट मुख्यतः जब टूटता है तो उससे रेड एंड येलो सॉइल बनती है, यानी कि ग्रेनाइट पत्थर के होने की वजह से ही आयरन कंस्टिट्यूएंट ज्यादा है, और इसी की वजह से रेड एंड येलो सॉइल यहां बन रही है। यह बेसिक है। तो लाल कहां से आया, आयरन से, और आयरन आया जो पत्थर है ग्रेनाइट जो यहां पर पाया जाता है। समझ में आया। तो यानी कि जो जनक सामग्री है, जो पेरेंट मटेरियल है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम क्या हैं, जैसे कोई बच्चा है तो वो अपने पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स तो ही हायर करता है, उसी को ही तो वो प्राप्त करता है। जैसे मान लो ये मदर है, ये फादर है, मदर फादर यदि मान लो दोनों ही टॉल प्लस फेयर हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो उनकी पूरी जीन्स है वो टॉल प्लस फेयर हो, तो ये जो चाइल्ड बनेगा ये भी क्या रहेगा, लंबा और गोरा रहेगा। इसकी बहुत ज्यादा आशंका, बहुत ज्यादा चांस रहती है। यदि कोई रिसेसिव जीन हो तो अलग बात होता है, लेकिन मुख्यतः ऐसा ही होता है। यदि मम्मी पापा लंबे हैं तो बेटा या बेटी भी लंबे होंगे, ठीक है, यही होता है। उसी प्रकार ये सिंपल सा ट्रेट है। इसके अलावा जो जलवायु है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कैसे, अब एक उदाहरण देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बनाया ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट जब टूटता है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू में पाया गया है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये ग्रेनाइट यदि ऐसी जगह में मौजूद रहे जहां पर जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है, तो जानते हो क्या मिट्टी बनती है, वहां पर बनती है लैटेराइट सॉइल।
ठीक है। वहीं पर ऐसे इलाकों में जहां पर वर्षा, एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है, तो वहां पर रेड एंड येलो सॉइल बनती है। यानी कि एक ही पेरेंट मटेरियल है, लेकिन धूप और गर्मी और वर्षा के कारण जो मिट्टी बनी, उन दोनों में अलग कैरेक्टरिस्टिक आई। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये मान लो ये एक मिट्टी की प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल इसको बोलते हैं अपन। तो जब सॉइल प्रोफाइल आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहां पर बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो ये पानी कहां जाएगा, मिट्टी धीरे धीरे इस पानी को सोखेगी। सोखने के बाद क्या होगा, ये जो मिट्टी रहेगी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर घोल लेगी, सॉल्यूबल बना लेगी, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये पानी के प्रवाह के साथ नीचे चले जाएंगे। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स बने ना, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पानी के साथ नीचे चल जाएंगे। इसी वजह से यहां पर कुछ कम पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। दिस इज द बेसिक। यानी कि कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, यानी कि जो भी पानी में घुलते हुए पार्टिकल्स हैं वो पानी के प्रवाह के साथ नीचे चले जाएंगे, और ऊपर लेयर की जो मिट्टी रहेगी, सॉइल रहेगी, वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में कमी हो जाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर वही पेरेंट मटेरियल होने के बावजूद भी जो मिट्टी पाई जाती है अलग होती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट वाला जो मैंने अभी आपको दिया। जो ग्रेनाइट जब ज्यादा वर्षा में एक्सपोज रहता है तो कौन सी सॉइल बनती है, लैटेराइट सॉइल, और वहीं जब कम वर्षा में होता है तो रेड एंड येलो सॉइल बनती है। ये बात समझ में आती है, बहुत सिंपल है। आगे अपन बात करते हैं वनस्पति का और अन्य जीवन रूप का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब पूरे के पूरे जो मिट्टी बनने के प्रोसेस में है ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जितने भी जीवित पदार्थ हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लो, ये चट्टान है। अब मान लो यहां पर पेड़ उग गया, ठीक है, यहां पर पेड़ उग गया, तो पेड़ क्या करेंगी, जो पेड़ की जड़ें रहेंगी वो नीचे जाएंगी। अब जैसे जैसे पेड़ की जड़ें नीचे जा रही हैं तो क्या हो रहा है, ये जो पत्थर का जो दरारें हैं, क्रैक्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो पहला चीज इन्होंने क्या किया, दरारों को बढ़ाया। दरारों को बढ़ाने से जो ये बड़ा पत्थर है ये टूटा, और धीरे से ये और ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स में होने लगेगा। यानी कि जो ट्रीज हैं वो क्या किया, ट्रीज की वजह से ही बड़े बड़े पत्थर छोटों में टूटे, ठीक है। एक ऐसा होता है। दूसरा ऐसा भी होता है, यदि आप अच्छे से पेड़ एक बार स्टैब्लिश हो गया तो क्या होता है, ये पेड़ मिट्टी को रोक के रखता है, इरोजन नहीं होने देता है। तो लेटर स्टेजेस में, जब शुरुआती स्टेज में जब जड़ें बढ़ते रहती हैं तो क्या होता है, वहां पर जो पत्थर रहते हैं उन्हें सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए पेड़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं जब उसकी जड़ें पूरी तरीके से फैल जाती हैं, विस्तार उनका हो चुका रहता है, तो ये जो पेड़ रहते हैं ये मिट्टी को इरोजन से बचाते हैं, मिट्टी का डिग्रेडेशन नहीं होने देते हैं। ऐसा ये तो हम पेड़ की बात किए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ये मान लो पत्थर है, तो इस पत्थर में क्या करेंगे, जो केचुए रहते हैं वो छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, उन गड्ढों से मिट्टी निकलती है, तो ये जो मिट्टी को गोल गोल घुमा के पूरा मिक्स करते हैं, इसी से तो मिट्टी बनती है। बड़े बड़े पत्थरों को छोटे में तोड़े, इसके बाद इन्होंने क्या किया, छोटे में तोड़े, उसको अच्छे से मिलाते हैं, इसी संरचना को तो अपन सॉइल कहते हैं। तो अर्थवॉर्म्स मिट्टी बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब ये सारे के सारे अर्थवॉर्म हो गए, इसके अलावा आप देख लो पेड़ हो गए, पशु हो गए, ये सारे के सारे जब अंत में जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और इसकी वजह से जो जैविक तत्व हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं सॉइल में, वो बढ़ जाते हैं। इससे सॉइल की उपजाऊ यानी कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है।
ये भी किसकी वजह से आ रहा है? जीवन पदार्थों की वजह से आ रहा है, जैविक पदार्थों के तौर पर। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है टाइम, यानी कि कितना ज्यादा समय हुआ है। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा समय हुआ उतना ज्यादा जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं और ये और ज्यादा फाइन होते जाते हैं। यानी कि यदि कुछ मिलियन साल होंगे तो सॉइल कम डेवलप्ड रहेगी। जितना ज्यादा सॉइल को समय मिलता रहता है वो क्या होती है? वो एक प्रॉपर सॉइल प्रोफाइल लेते जाती है। आगे हम देखेंगे जो सॉइल प्रोफाइल है उसको हम कहते हैं, ये वाला कहा जाता है क। 3 मेजर होराइजन होते हैं, क, ख और ग। ये 3 मेजर होते हैं, ए, बी, सी। और इसके नीचे होता है जो चट्टान होती है, जो पेरेंट रॉक होता है, जिससे पत्थर टूट के जो आगे मिट्टी बनती है। यानी कि जितना ज्यादा समय मिला क्या होगा? ये सॉइल बहुत ज्यादा फाइनर डिवाइड होते जाएगी और उसी के अंदाज पर आप देखोगे कि जो लेयर्स है वो ज्यादा डेवलप होते जाएगी। अब इन पूरे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल आया है वो आया है मनुष्य का, ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब ह्यूमन की वजह से क्या हुआ है? जो मिट्टी बनाने का प्रोसेस है बहुत ज्यादा तेज भी हो गया है। नंबर 1, क्यों तेज हुआ है? क्योंकि क्या होता है, इंसान बड़े बड़े पत्थर, जैसे मान लो उत्तराखंड में हम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की पहाड़ी में 4 धाम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं? हम डबल लाइन रोड बना रहे हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को कनेक्ट करने के लिए। यदि हम डबल लाइन रोड पहाड़ में बना रहे हैं, कैसे बन रही है? वहां पेड़ काटे जा रहे हैं, पत्थरों को ब्लास्ट किया जा रहा है। यानी कि हमने जब पत्थर को ब्लास्ट कर दिया तो पत्थर टूट गए, यही पत्थर तो आगे जाके सॉइल बनेंगे। तो यानी कि मनुष्य के कारण एक सबसे पहला रोल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सॉइल बनने का प्रोसेस, जो टाइम पीरियड है वो कम हो जा रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, पहली चीज। लेकिन एक जो नेगेटिव सबसे बड़ा आ रहा है वो क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारे पेड़ों को काट दे रहे हैं। तो जो पेड़ जड़ों को अच्छे से बचा के रखते हैं, जिससे मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ये पानी आएगा तो ये मिट्टी बह जाएगी। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से दूसरी तरफ सॉइल इरोजन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। यानी कि जहां पर प्राकृतिक तौर पर ये जो फैक्टर्स है हम लोगों ने पढ़ा, वहीं मनुष्य के आ जाने से बहुत सारे प्रोसेस, इन सभी के प्रोसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए जब भी आप सॉइल फॉर्मेशन के बारे में लिखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों का वर्णन जरूर करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है बेसिक ऑफ सॉइल। आगे हम समझते हैं और ज्यादा इसके बारे में, जिसको कहते हैं अपन सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, यानी कि किस प्रकार की सॉइल होती है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आमतौर पर इस सॉइल को बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया जाता है। इनफैक्ट एक पूरी की पूरी आजकल फील्ड बन चुकी है बायोलॉजी की, जिसे कहा जाता है सॉइल टैक्सोनॉमी। यानी कि ये सॉइल को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट हमें उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। हम ब्रॉडली सॉइल को 3 मेजर लेयर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कौन कौन सी लेयर है आइए समझते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है, जो टॉप लेयर है, उसे हम कहेंगे होराइजन ए। ए यानी कि संस्तार का, तो दिस इज ए। इसके नीचे जो आएगी वो आएगी बी, इसके नीचे जो आएगी सी आएगी, क ख ग, और इनके नीचे जो रहेगा यहां पे आता है रॉक, जो पेरेंट मटेरियल जो है वो आता है। अब दोनों के बीच में क्या, ये सब के बीच में क्या अंतर है आइए हम समझते हैं। तो ये जो टॉप लेयर है जिसे हम ए कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे हम सॉइल को इमेजिन करते हैं ना, हम सॉइल को कैसे इमेजिन करते हैं? कुछ फाइन पार्टिकल्स होंगे, कुछ बारीक पार्टिकल्स होंगे, कुछ इसमें पत्थर भी बड़े मात्रा में मिले होंगे। इसके अलावा यहां पर क्या होंगे? मिनरल्स पाए जाएंगे, यानी कि खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा? इसमें कुछ अच्छी मात्रा में मॉइस्चर, पानी भी होगा। इसके अलावा यहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि जैविक पदार्थ भी पाए जाएंगे। और जो मिट्टी हम आमतौर पर देखते हैं, जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं, वो है ए प्रोफाइल। ये जो मिट्टी है, हमारी कल्पना में जो मिट्टी आती है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल की पहली लेयर है जिसे हम ए होराइजन या तो संस्तार के नाम से कहते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद जो लेयर है वो सी, यदि हम पहले हम सी पढ़ते हैं। अब सी कौन सी संस्तार है? सबसे नीचे का जो होराइजन है, जो पत्थर के ऊपर वाली है, उसे कहा जाता है सी। अब यदि हम सी की बात करें तो ये जैसे मान लीजिए पत्थर है। अब ये पत्थर क्या हुआ, बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, इन प्रोसेस की वजह से ये जो पत्थर है ये क्या हुआ, टूटना शुरू हुआ। तो इस लेयर में क्या हुआ, पत्थर थोड़े से टूटे हुए पाए जाएंगे और ज्यादातर इंटैक्ट फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि जिस फॉर्म में पत्थर पाए जाते हैं उसी फॉर्म पर ये भी पाए जाएंगे। इसमें ज्यादातर विशेषताएं क्या होंगी, जो पेरेंट मटेरियल है, यानी कि जो ये रॉक मटेरियल है, ये जो पत्थर है, उसी की विशेषताएं मुख्यतः पाई जाएंगी। एक ही अंतर जो पाया जाएगा कि यहां पर रॉक मटेरियल में पत्थर टूटा नहीं है, वहां सी लेयर में, सी होराइजन में क्या होगा, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं और सॉइल बनने के प्रोसेस में एक स्टेप आगे हो चुके हैं। वहीं पर यदि हम बी की बात करें तो बी क्या है, एक ऐसा ट्रांजिशनल यानी कि संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर यदि आप देखोगे तो बेसिकली देखो हमने क्या किया, एक लेयर है यहां पर जहां पर सॉइल अच्छे से बन गई है, एक रीजन है जहां पर मुख्यतः रॉक या पत्थर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बीच की लेयर क्या होगी, जहां पर सॉइल और रॉक दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि ये पूरी तरीके से मिट्टी नहीं बना है, लेकिन यहां पर पत्थर जो हैं बहुत ही ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स में टूट चुके हैं। ये होता है होराइजन बी, या इसे आप बोल सकते हो ग होराइजन बी। बात समझ में आई? यही अंतर होता है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये जो बी होराइजन है ये भी ज्यादा अच्छे से ए बन जाएगा और ए होराइजन धीरे धीरे मोटा होते जाएगा समय के साथ। बात समझ में आई? यही मुख्यतः अंतर है। अब एक इस प्रोसेस में आपको समझना पड़ेगा कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, यानी कि ए लेयर की जो हम बात कर रहे हैं, यहीं पर सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं उसे यहीं पर ही सिर्फ और सिर्फ ए लेयर में ही पाया जाता है। सारे के सारे जैविक पदार्थ जो हैं टॉप लेयर में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है ज्यादा मात्रा में। जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ यहीं पर है, अर्थवॉर्म है यहीं पर रोल प्ले करते हैं। यदि कोई पशु या मानव जब मर जाता है तो उन्हें भी यहीं पर दफनाया जाता है। यानी कि नीचे वाली लेयर्स में बहुत कम ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा, लेकिन सारा का सारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट या जैविक पदार्थ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ए होराइजन में ही रहेगा, जो सबसे ऊपर का होराइजन है। बात समझ में आती है? समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं हम सॉइल की प्रॉपर्टीज की, इसकी गुणवत्ता के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो सॉइल की गुणवत्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि हम क्या हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र एक राष्ट्र हैं। वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत की 42% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली खेती में इन्वॉल्व है। और यदि हम इनडायरेक्ट वे में भी कर लें तो भारत की 58% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्धारित है। तो इसी वजह से हमें मिट्टी की जो मृदा की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी अच्छे से पता होना चाहिए। पता होने से क्या होगा, हम कृषि में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, नंबर 1। यानी कि हमें कौन सी मिट्टी पे कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, अनाज लगाना चाहिए, यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार फॉरेस्ट को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी है, वन पॉलिसी, उसमें कहा गया है 1/3 इलाका यानी कि 33% जो इलाका है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। इसमें भी मिट्टी का बहुत महत्वपूर्ण योग है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, मिट्टी के आधार पर, जलवायु के आधार पर अलग अलग फॉरेस्ट की स्पीसीज को आजकल उगाते हैं। इस साइंस को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। ठीक है।
सिल्वीकल्चर। तो यानी कि मुख्यतः क्या है, हमें मिट्टी की, सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे वो है सॉइल का कलर या रंग। अब रंग देख के ही बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाता है। जैसे इंसान का हाथ देखोगे, यदि पीला पीला दिख रहा है तो क्या है, खून की कमी है, तुरंत बोल देते हैं। वैसे ही मिट्टी को देख के भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसकी जो भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या तो इसमें केमिकल क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम मिट्टी का रंग देख के कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि यदि आप देखोगे कोई भी मिट्टी डार्क कलर की है तो आमतौर पर पाया जाता है उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है यानी कि जैविक पदार्थ है वो ज्यादा मात्रा में पाया गया होगा। ये आपको समझना है। समझ में आया? बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। पहली बात, एक और उदाहरण देता हूं। यदि हमने अभी एक सॉइल की बात करी थी जिसका नाम था रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड एंड येलो सॉइल क्यों रेड है? क्योंकि इसमें लोहा पाया गया है, Fe3+ है इसमें। यही जो है रेड कलर का होता है, इसी वजह से ये जो मिट्टी है लाल रंग की होती है। तो अगली बार जब आप कोई मिट्टी देखोगे लाल कलर की है, आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि इसमें आयरन कंस्टिट्यूएंट है। ये बात समझ में आई? तो हम रंग देख के ही कुछ ना कुछ विशेषताएं जो हैं मिट्टी की बता सकते हैं, पहली चीज। अगली चीज बात करते हैं। तो अगली चीज जो हम बात करेंगे उसका नाम है गठन या टेक्सचर, यानी कि कौन से पदार्थ से बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जो आमतौर पर ये एक चार्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। आमतौर पर जो मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है, 3 मेजर पार्टिकल से बनी होती है। सबसे जो छोटा होता है ना उसे कहते हैं हम क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी, जो बिल्कुल ही बारीक मिट्टी होती है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इससे जो बड़ी मिट्टी होती है उसे कहते हैं हम सिल्ट। और जो सबसे बड़ी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, उसे हम कहते हैं सैंड। सैंड यानी कि बालू या रेत, सिल्ट यानी कि गद या मटियार, और क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी। ये होता है मिट्टी। अब देखो ये हम किस आधार पर किए हैं, तो ये हम आधार किए हैं क्या साइज है उसकी। तो यानी कि 0.002 mm से यदि कण छोटे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं। यदि 0.02 mm से 0.002 mm तक होता है तो उसे हम कहते हैं सिल्ट या गाद। यदि 0.02 mm से 0.2 mm के बीच में होता है तो इसे हम कहते हैं रेत। तो अब आपको समझ में आई, जो हमारे घर में जो बालू यूज करते हैं जब हमारा घर बनता है, जो ईंटे की जोड़ाई के लिए, वो 0.02 mm से लेकर 0.2 mm के बीच में होती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है ऐसा। यानी कि जो पदार्थ हैं, जो मिट्टी किस पदार्थ से बनी है उसकी आमतौर पर कितनी साइज है, उस बेसिस में मिट्टी को क्या कहा जा सकता है, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या मटियारी मिट्टी। बात समझ में आती है? उसमें कितने छोटे पार्टिकल्स हैं, उसी पार्टिकल की साइज के आधार पर मिट्टी अलग अलग टाइप से बन जाती है। यानी कि हम उसके कणकार को स्टडी किए हैं या उसके गठन को जब हमने अध्ययन किया तब जाके हमें पता चला ये मिट्टी के बेसिक पार्टिकल्स हैं। अब एक और चीज होती है इसी में, अब ये थोड़ा सा देखो, आमतौर पर ये लोगों को पता नहीं होता है, ये बहुत ही फाइनर डिटेल है। यदि आप एग्जाम में ऐसा एक डायग्राम बना देते हो तो क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है भैया इसको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, यहीं से आप +1 +2 मार्क्स दूसरों की अपेक्षा पा सकते हो। बात आई समझ में? और यही आपको मेंस से लेकर इंटरव्यू के बीच में, कई लोग मेंस कई बार देते हैं बट उनका इंटरव्यू में कॉल नहीं आता। क्यों? क्योंकि फाइनर डिटेल्स मिस कर देते हैं। हमें शुरुआत से ही प्रिपेयर करते समय इस तरीके की फाइनर डिटेल्स को याद रखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा एक बार हम मेंस में बैठे, हमारा इंटरव्यू कॉल उसी साल आए और उसी साल हमारा फाइनल सिलेक्शन में आए और इस रेस से हम बाहर निकले। बात समझ में आई? यही हमारा एम है। तो ये जो मेजर है ये आपको क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, सिल्ट यानी कि मटियार और सैंड यानी कि रेतीली मिट्टी, ये 3 मुख्यता होती हैं। अब
ऐसा भी हो सकता है। अब देखो मैं एक अगली चीज आपको बताता हूं। अब ऐसा नहीं होता है कि एक जो मिट्टी होती है जिसमें सिर्फ चिकनी होगी, ऐसा होगा तो अब देखो इसमें एक पार्टिकल होगा जो सिर्फ चिकनी होगी, ठीक है, ये आ गया, ये सिर्फ चिकने पार्टिकल्स होंगे। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये क्ले सॉइल है, क्ले की सॉइल है। बात समझ में आई? इसके अलावा इसी मिट्टी में क्या होगा, कुछ अन्य पदार्थ भी होंगे, कुछ इससे बड़े पदार्थ होंगे। तो लेटस से हम इसको बोलते हैं जो सिल्ट पार्टिकल्स होंगे। तो ये वाला जो है ये है सिल्ट पार्टिकल। तो यहां पर आप देखो ये कुछ ज्यादा, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहां पर जो है कुछ ज्यादा मोटा होगा, ये जो है सिल्ट पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आई? और इसी सॉइल में कुछ और ज्यादा मोटे पार्टिकल्स होंगे जिसे हम फाइनली क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। तो ये हो गई सैंड। तो ये जो पार्टिकल होंगे ये रेत होंगे। तो यानी कि एक मिट्टी ऐसा नहीं रहेगी कि सिर्फ वो चिकनी रहेगी, बट आमतौर पर जो मिट्टी मिलती है वो तीनों के मिक्स में मिलती है। किसी में यदि चिकनी मिट्टी ज्यादा होगी तो वो क्लेई सॉइल बनेगी, किसी में रेत ज्यादा होगी तो वो रेतीली मिट्टी बनेगी, पर आमतौर पर अलग अलग वेरिएशन पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, यदि आमतौर पर ये तीनों जो मिट्टी है एक मात्रा में पाई जाती है तो इसे कहा जाता है लोमी सॉइल। यानी कि लोमी सॉइल वो होती है जिसमें तीनों के तीनों क्ले, सिल्ट और सैंड एक मात्रा में अनुमानित पाए जाते हैं। एक मात्रा मतलब मुख्यतः 33% मान लो या 40% भी क्ले मानोगे, 25% ये बचा हुआ 35%, मतलब आमतौर पर एक रफ अप्रोक्सीमेशन में कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रही है तो उसे कहते हैं हम लोमी सॉइल, या इसे हिंदी में कहते हैं दोमट मिट्टी। दोमट क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा पदार्थ इसमें डोमिनेट करता है, कोई भी एक पदार्थ यहां पर डोमिनेट नहीं करता है। दिस इज लोमी सॉइल या दोमट मृदा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने पढ़ा टेक्सचर के बारे में। अब एक डायग्राम आता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसे कहते हैं मृदा त्रिकोण, सॉइल ट्राइंगल। अब देखो इस ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। हम जब मिट्टी को पढ़ते हैं तो आप इमेजिन करो कि आप एक साइंटिस्ट हो, तो हम मिट्टी को पढ़ेंगे। मिट्टी को कैसे पढ़ते हैं, तो ये जो कोना है ये सैंड है, यानी कि इस कोने में यदि यहां पर कोई मिट्टी स्टैंड करती है तो यहां पर 100% सैंड है, इस कोने में स्टैंड करती है तो 100% सिल्ट है, और यदि इस कोने में है तो 100% चिकनी मिट्टी या क्ले है। बात समझ में आई? और इन तीनों के बीच में यदि कोई ऐसी मिट्टी है जो इन तीनों के बीच में स्थित है तो उसे हम कहते हैं लोमी मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है, सारे के सारे जो पदार्थ हैं, मिट्टी, सिल्ट यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले इक्वल मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा करके भी डायग्राम में आप समझा सकते हो। इससे हमने क्या बताया कि हमें बहुत हर प्रकार की मिट्टी की नॉलेज है। तो ऐसा करके आप एक डायग्राम बना सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में, और इस डायग्राम के माध्यम से आप एग्जामिनर को बता सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि सॉइल की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, उसमें टेक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो भैया इतना जो हम पढ़े वो लिखने की स्पेस नहीं है, तो कैसे हम करेंगे, हमें कम स्पेस में इस ऐसा डायग्राम बनाएंगे और यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा गया है, जो हमने ये वाला चार्ट बनाया, याद है, यहां पर सबसे पहले था सैंड, फिर था क्ले, सिल्ट, ये पार्टिकल बना दिया, और यहां पर या तो ये वाला डायग्राम बना दिया। इन डायग्राम के माध्यम से हम कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखेंगे और उससे हमें मेंस में ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात आई समझ में? अगला अपन देखते हैं जो है ये जो मृदा की जो गठन पढ़ रहे हैं, टेक्सचर पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बात देखो, जैसे मान लो, इसी को मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूं। मान लो ये एक ऐसा सॉइल का एक पार्टिकल हमने लिया। अब इस सॉइल के पार्टिकल में लेटस से यहां पर बहुत बड़े बड़े क्या हैं, पार्टिकल्स अंदर पाए जा रहे हैं। तो इस बड़े बड़े पार्टिकल्स में क्या होगा कि यहां पर आप देखो प्रवाह की जगह ही नहीं है, तो चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी है,
वो ना अंदर घुस पाएगा ना इससे बह पाएगा। ये आगे हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, परमेबिलिटी और पोरोसिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी अपेक्षा में यदि आप देखो यहीं पर हम छोटे छोटे कण लेते हैं, जैसे मान लो यहां पर एक हमने लिया और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा, देखो बहुत सारी जगह है जहां से पानी भी बह सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी, और हवा भी बह सकती है। यानी कि यदि दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह ज्यादा होगी तो हवा और पानी का प्रवाह अच्छे से रहेगा, और इसी वजह से जो टेक्सचर है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक बात समझो, यदि कोई छोटे 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 पार्टिकल रहेंगे तो इनकी स्पेस क्या होगी, आसपास कम हो गई, तो ये प्रवाह को रोकेगा। इसी वजह से जो सबसे छोटे पार्टिकल है, कौन से हमने पढ़ा, क्ले जो है सबसे छोटे पार्टिकल है। तो यदि चिकनी मिट्टी या क्लेई सॉइल रहेगी तो क्या होगा, हवा और पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, नहीं बहेगी। इसी वजह से हमको क्या करना है, यदि क्लेई सॉइल है तो अगली बार जब गार्डन में पानी डालो उसमें बहुत ज्यादा मत डालो, क्योंकि वो क्लेई सॉइल पानी के प्रवाह को रोक देती है और पानी जम जाएगा आपकी मिट्टी में, पेड़ मर जाएंगे बिना हवा के, पहली बात। लेकिन हमारे पास क्या है, रेतीली मिट्टी है मान लो, तो रेतीली मिट्टी है तो इनके बीच में क्या है, जगह बहुत ज्यादा है। तो यदि जगह ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, पानी का प्रवाह बहुत आसान होगा। इसी वजह से यदि रेतीली मिट्टी में हम ज्यादा पानी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी का प्रवाह होने देता है। ऐसा ही हवा के साथ भी होगा। इसी वजह से जब भी हम बात करते हैं गठन की या टेक्सचर की, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पानी और हवा के प्रवाह के में। ठीक है, पहली बात। अगली बात यदि हम इसी से बहुत ही रिलेटेड है, वो है अगली प्रॉपर्टी, संरचना की बात करते हैं। अब देखो, जहां हम गठन की बात किए तो गठन में क्या किए, हम एक सॉइल का पार्टिकल लिए, उसका अंदर जो किस पर्टिकुलर साइज का जो मटेरियल है उसे हम कहते हैं गठन या टेक्सचर। जहां पर हम पार्टिकल के साइज के बारे में हम बात किए, कितना बड़ा है वो, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में किस तरीके से अरेंज हैं उसे कहा जाता है संरचना। यदि एक साथ मान लो छोटे छोटे पार्टिकल्स, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, दो हाथ हैं, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये इसकी संरचना है। पहले हम सिर्फ इसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम दो पार्टिकल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये इसकी संरचना है। तो यदि मैं बिल्कुल अच्छे से जोड़ दूं तो क्या हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया। यदि दो पार्टिकल्स आपस में टाइट हैं तो हवा पानी का प्रवाह रोक देगा। यदि जो संरचना है आपस में पार्टिकल दूर दूर इस प्रकार जुड़े हैं तो हवा पानी इससे पास हो सकता है। यही आपको समझना है, बात आती है समझ में। तो इसी से डिसाइड होता है परमेबिलिटी और पोरोसिटी। पोरोसिटी का अर्थात होता है सांद्रता, यानी कि अब आप देखो, जैसे ये एक मिट्टी है, मिट्टी में इतने पार्टिकल्स हैं, तो ये जो खाली स्पेस है ये क्या है, इसे कहा जाता है पोर्स, या इसे कहा जाएगा छिद्र। इन छिद्र में कितनी स्पेस है, कितने छिद्र हैं, वो डिसाइड करेगा कि हवा और पानी कितना बहेगा या कितना हवा और पानी इस मिट्टी के अंदर है। तो यदि हमें पोरोसिटी डिसाइड करना है, सांद्रता डिसाइड करना है, तो कितने छिद्र हैं, छिद्र का परसेंटेज बटे टोटल का परसेंटेज। टोटल मान लेते हैं यदि 100 है और यहां पर छिद्र की जो वॉल्यूम है वो 50 है, तो आधा क्या हुआ, आधा जो वॉल्यूम है वो छिद्र का है, आधे जो है सॉइल के कण हैं। यानी कि आधे इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे तो आधी हवा रहेगी, आधा जो है सॉइल के पार्टिकल्स रहेंगे। ये डिसाइड करता है कि हवा में, सॉइल में कितनी हवा और कितना पानी है, नंबर 1। अब दूसरी बात करते हैं इसी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे तो वो है परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी में आप देखो, अब मान लो जैसे मैंने क्या किया, ये पार्टिकल्स को बहुत टाइटली जोड़ दिया, तो यहां पर इवन तो देखो छोटे छोटे छिद्र हैं, देखो यहां पर छिद्र है, ये वाला छिद्र है, ये छिद्र है, इसको हमने बहुत टाइटली जोड़ दिया,
तो यदि टाइटली जुड़ा हुआ है तो क्या पानी या हवा बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। तो इसकी वजह से जो फ्लो पैटर्न है रुक जाएगा, यानी कि परमिएबिलिटी कम होगी इस सिनेरियो में। इसे कहा जाता है पारगम्यता। बात समझ में आई? यदि ये छिद्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, उदाहरण के लिए ऐसे देख लेते हैं, जैसे ये एक छिद्र है, यहां पर एक छिद्र आया, ये छिद्र हमने इस छिद्र के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि लूजली पैक्ड मटेरियल है, एक छिद्र दूसरे छिद्र से कनेक्टेड है, तो क्या होगा? पानी हवा इजिली बह सकता है। उस केस में पारगम्यता जो होगी बहुत ज्यादा होगी। देखते हैं उदाहरण के तौर पर। अब देखो, ये पहला केस स्टडी है। पहले केस स्टडी में देखो, यहां पर क्या है? कोई भी छिद्र नहीं है, जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, छिद्र नहीं है। तो इसी वजह से जो पोर्स बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से यहां पर कोई भी पोरोसिटी नहीं है। यदि पोर्स ही नहीं है तो पोर्स, एक पोर्स से दूसरे पोर्स तक पानी हवा जाने का संभव ही नहीं है, इसीलिए परमिएबिलिटी भी यहां पर बिल्कुल नहीं है। बात आती है समझ में? वहीं पर हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। दूसरे डायग्राम में देखो, यहां पर छिद्र हैं, ठीक है, छिद्र हैं। क्या छिद्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? बहुत कम कनेक्टेड हैं। इसी वजह से यहां पर पोरोसिटी तो है, पोरोसिटी अच्छी खासी है। इस पोर्स में क्या होगा? पोर्स में हवा पानी रह सकता है, लेकिन क्या इन पोर्स से दूसरे पोर्स तक बह सकता है पानी? नहीं बह सकता। यानी कि परमिएबिलिटी हम बात करें तो परमिएबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छिद्र एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तीसरा फिगर देखते हैं। अब तीसरा फिगर देखो, जो छिद्र हैं वो ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो देख रहे हो, यदि पानी यहां आया तो पानी पूरा नीचे तक जा सकता है, यदि इधर से राइट से लेफ्ट जाना है वो भी जा सकता है। यानी कि इस केस में क्या हुआ? परमिएबिलिटी भी है और पोरोसिटी भी है। पोरोसिटी इसलिए कि छिद्र अच्छी मात्रा में पाए गए हैं, यानी यहां पर हवा पानी रह सकता है, और परमिएबिलिटी इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है? परमिएबिलिटी इसलिए क्योंकि यहां पर छिद्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक अगली प्रॉपर्टी थी। और अपन बात करते हैं जो है सॉइल की केमिस्ट्री के बारे में, बात करते हैं रसायन के बारे में, कि इसका जो पीएच है, पीएच क्या है? पीएच यानी कि ये क्या एसिडिक है या बेसिक है या ये अल्कलाइन है। एसिडिक यानी कि अम्लीय, एसिडिक, न्यूट्रल यानी कि ना एसिड ना बेसिक, वहीं क्षारीयता यानी कि अल्कलाइन। तो सिंपल शब्दों में यदि हम समझें, न्यूट्रल यानी कि ना एसिड ना बेस, इसको 7 बोला जाता है, और यदि 7 से कम है तो वो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय होगी। वहीं 7 से ज्यादा है तो क्षारीयता का पदार्थ देखा जाएगा, अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक देखी जाएगी। बात समझ में आती है? यही है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आमतौर पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो 5 से लेकर 8, 8.5 तक, ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग एरिया है। यहां पर सबसे ज्यादा जो ट्रीज हैं वो उगते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पर ये हर पेड़ की स्पीसीज के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से बदलता रहता है। हर का एक सबसे उचित पीएच होता है और उसी के आधार पर उगाया जाता है। बात आई समझ में? तो ये जो है सॉइल केमिस्ट्री या मृदा रसायन के बारे में हमने बात कर ली। अब देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, ये सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम किसी को भी आप पढ़ते क्यों हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम बाद में, पढ़ने के बाद में इनको क्लासिफाई कर सके। क्लासिफाई करने से क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा फायदे होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देता हूं, उदाहरण के तौर पर एंशिएंट इंडिया थी, यानी कि मान लो मुगल का पीरियड था, मुगल हालांकि मेडिवल में आता है, उसके पहले गुप्ता पीरियड था, उसके पहले यदि आप देखोगे और पहले जाओगे मौर्य पीरियड था। ये सारे पीरियड में क्या होता था? एग्रीकल्चर में कर लगाया जाता था। कृषि कर के आधार पर जो बड़े से बड़े राज्य थे वो चलते थे। आमतौर पर जो कर यानी टैक्स लगाया जाता था वो 1/3 प्रोड्यूस से लेकर आधे प्रोड्यूस तक लगाया जाता था। ठीक है, ऐसा लगाया जाता था। इसी टैक्स से बड़े बड़े एम्पायर चले हैं। तो अब ये टैक्स यदि आप मान लो
खराब मिट्टी और अच्छी मिट्टी दोनों में बराबर लगा दिया जाए। एक मिट्टी है जो मान लो 1000 किलो अनाज प्रोड्यूस कर रही है, एक जो मिट्टी है, वहीं उतने ही क्षेत्रफल में एक मिट्टी है मान लो वो सिर्फ 10 किलो अनाज दे रही है। तो यहां का किसान यदि आधा अनाज टैक्स के रूप में दे भी देता है तो उसके पास सफिशिएंट रहा जिसमें वो कमा सकता है, खा सकता है। लेकिन ये 10 किलो वाला किसान यदि आधा जो अपना जो अनाज है उसे टैक्स के तौर पर दे दिया तो ये 5 किलो से तो इसका खुद का पेट भी नहीं भरेगा, कमाएगा क्या? तो यही क्लासिफिकेशन के तौर पर सॉइल को बहुत पुराने समय से क्या किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हम पढ़ें सॉइल को, ये कितनी ज्यादा उपजाऊ है और इस बेसिस में इसे क्लासिफाई करें। तो ऐसा पहले बार प्राचीन तौर पर किया गया था जहां पर मृदा को दो भागों में उर्वरा और उसार के रूप में क्लासिफाई किया गया था। तो उर्वरा क्या थी? उपजाऊ मिट्टी थी। वहीं उसार क्या थी? जो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल। इस आधार पर मिट्टी को बांटा गया था। तो जो उर्वरा सॉइल थी वहां पर जो कर था वो ज्यादा लगाया जाता था और उसार सॉइल में कर कम लगाया जाता था। ये किस आधार पर था? कितनी ज्यादा उपज पैदा करेगी मिट्टी, उस आधार पर कर लगाने के तौर पर प्राचीन तौर पर मिट्टी को डिवाइड किया गया था। तो जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तब उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक चीज को रियलाइज कर ली कि हमें एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ना है, तो हमें सॉइल की परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का गठन किया जो सॉइल को अलग अलग तरीके से अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। उसमें में से पहला जो था सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय मृदा सर्वेक्षण, 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसी समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, यह भी एस्टैब्लिश हुआ था। दोनों के दोनों ने क्या किया, जितनी भी भारत की सॉइल थी, इंडियन सॉइल थी, उनका सैंपल कलेक्ट किया, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद भारत की सॉइल को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने का पर्पस क्या था? कौन से इलाके में कौन सी मिट्टी के आधार पर कौन से क्रॉप लगाए जाए, ये स्टडी करके बेस्ट तरीके से फार्मर्स को बताया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त की जा सके। ये एक बेसिक है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में ध्यान रखिएगा। और इसी आधार पर ये जो नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे था, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर स्टैब्लिश किया गया एक इंस्टीट्यूट था, जिसने क्या किया, सबसे पहली बार भारत की सॉइल को इन अलग अलग प्रकार में, ये 8 प्रकार में क्लासिफाई किया। ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से क्लासिफिकेशन लिया गया है। इसे सॉइल टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सॉइल टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या होता है? सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, मृदा की जो मिट्टी की प्रॉपर्टीज हैं, उनके आधार पर ये अलग अलग टाइप की सॉइल क्लासिफाई की गई है। तो ये पहली बार 2021 के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक नॉर्मली आप देखोगे इस पोर्शन को नहीं पढ़ाया जाता था, ना सीजीपीएससी में पढ़ाया जाता है, इवन यूपीएससी में भी हम कभी इसको नहीं पढ़ाए हैं। कहां पर पढ़ाते थे? जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होता था ना यूपीएससी में, उसमें कई बार ये पढ़ाया जाए, उसमें ये डिटेल में मेंशन है सिलेबस में। लेकिन आमतौर पर सीजीपीएससी या यूपीएससी जनरल में कभी भी इसको नहीं पढ़ाया गया है। बट बिकॉज एक बार पूछा जा चुका है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सॉइल की क्या क्या क्लासिफिकेशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो भारत में जो आमतौर पर हम सॉइल पढ़ते हैं वो इलाके के बेसिस में अलग अलग उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कलर हैं, कौन से क्रॉप उगाए जा सकते हैं, उनके आधार पर सॉइल को अलग अलग वैरायटी में क्लासिफाई किया गया है। तो याद कीजिए जब हमने भू आकृति पढ़ी थी, भू आकृति पढ़ते समय हमने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया था भारत को। सबसे मुख्य क्या था उसमें? सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालय। हिमालय यानी कि क्या हो गया? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में, सॉरी उत्तरी पर्वत के बारे में हम बात करें तो ये जो पूरा सा बड़ा सा पोर्शन आता है, यहां पर हिमालय का पर्वत है। और यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा यानी कि माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा हमने अगला जो कंस्टिट्यूएंट पढ़ा था वो पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान। तो इस उत्तरी मैदान में यदि आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे उत्तरी मैदान में यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, कहा जाता है जलोढ़ मृदा। बात आई समझ में, जलोढ़ मृदा बोला जाता है। तो ये जो पूरी सॉइल है ये है एल्यूवियल सॉइल। अब याद कीजिए ये एल्यूवियल सॉइल कैसे बनती है, ये पूरा का पूरा इलाका है, बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, हिमालय से नीचे आती हैं, तो यहां पर इंडस नदी बहती है, यहां पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, यहां पर ब्रह्मपुत्रा बहती हैं, यहां पर ब्रह्मपुत्रा गंगा मिलके बहती हैं। तो इन नदियों में क्या होता है, ये जितने भी जलोढ़ पदार्थ हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं, वो आके धीरे धीरे यहां पर जमा करती हैं और इससे समय के साथ जो मिट्टी बनती है उसे जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। प्रश्न ये उठता है फिर ये मिट्टी यहां पर कैसे बन गई। देखिए ये वाले मिट्टी में भी, ये वाले एरिया में भी मिट्टी है एल्यूवियल सॉइल। ये देखो ये वाले मिट्टी में एरिया में कैसे आ गई जलोढ़ सॉइल, तो वो ऐसे आई क्योंकि याद करिए ये वाला एरिया कौन सा है, यहां पहले बहती थी सरस्वती नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी बहती थी। इसी वजह से यहां पर जब सरस्वती नदी बहती थी और उसी की वजह से जब ये सरस्वती नदी ने अलग अलग समय पर अपने जलोढ़ पदार्थ को यहां पर जमा किया, उससे यहां पर भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर हम और बात करते हैं आगे। याद कीजिए हमने भू आकृति में पढ़ा था कि ये वाले इलाके में कौन सा पर्वत है, ये वाले इलाके में है ऐसे शेप का जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, ये है अरावली का माउंटेन। ठीक है, अरावली का माउंटेन है और इसी अरावली के माउंटेन की वजह से जो मॉनसून की हवाएं आती हैं वो इसके पैरेलल समांतर वे में बहती हैं। इसी वजह से इसके पश्चिम में क्या है, एक रेगिस्तान बन गया है और यहां पर बहुत कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इसी वजह से यहां पर कौन सी मिट्टी बनेगी, यहां पर बनेगी शुष्क मिट्टी, शुष्क सॉइल या एरिड सॉइल। ठीक है, शुष्क मृदा बनेगी ये वाली सॉइल। इसके अलावा एक और बात की है हमने, ये वाला जो इलाका है आप देखिए यहां पर कौन सा इलाका है, यहां पर डेक्कन प्लेट्यू है। ये डेक्कन प्लेट्यू में क्या हुआ था, ज्वाला फटा था और ज्वाला फटा होने की वजह से यहां पर एक चीज बही थी, वो क्या बहा था, वहां पर बसाल्ट का वॉल्केनो बहा था और इसी वजह से जब बसाल्ट से, जो बसाल्ट की चट्टानों से जब वो धीरे धीरे टूटी, उससे कौन सी मिट्टी बनी, उससे बनी है काली या ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ठीक है, तो ये वाले पूरे इलाके में आप देखोगे जहां जहां बसाल्ट की चट्टानें पाई गई, उस बसाल्ट की चट्टानें टूटने से क्या पाया गया, ब्लैक सॉइल। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहां पर मुख्यतः कौन सा है, वहां पाया गया है रेड एंड येलो सॉइल। क्यों पाया गया है, क्योंकि यहां पर मुख्यतः क्या था, ग्रेनाइट रॉक था। इन इलाकों में जहां बारिश कम होती है वहां पर आप देखोगे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। वहीं पर इन इलाकों में जहां पर बारिश ज्यादा हुई है वहां पर लैटराइट सॉइल बनती है। कुछ कुछ इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में मेन पार्ट का इलाका हो गया, मेन पार्ट का पठार में क्या है, ज्यादा बारिश होती है, इसी वजह से ये जो रेड एंड येलो सॉइल ना बनके वहां पर लैटराइट सॉइल बनती है। डिटेल में पढ़ेंगे हम जब छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे। तो ये है बेसिक्स ऑफ कितने प्रकार की जो है मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन सारी जो मृदा है इनको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।